नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अजेंट। आज मेरे साथ हैं कर्नल हसन सिंह सर जो मेरे को बताएँगे, जो हमको समझाएँगे एक चीज़ क्योंकि एक जो 2008-9 मालेगाँव ब्लास्ट के बाद जो चीज़ें हमने दोबारा देखी थी, हमने कभी सोची नहीं थी कि वो सब चीज़ें दोबारा होंगी। 2008 मुंबई ब्लास्ट में भी वही चीज़ें दिखी हमको, जो है हिंदू टेरर। और अभी एक इंसिडेंट हुआ हम एक एक्टर के साथ, सैफ अली खान, ऑल्दो मेरे को कोई एक्टर्स के साथ इतना वो नहीं है। बट इसमें एंगल वही निकालने की कोशिश की गई एंड ये बड़ा कंसर्निंग है और यहाँ से नहीं, ये बाहर से भी निकली। इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं एट द बैकग्राउंड ऑफ अ विक्टिम कार्ड। कहीं एक विक्टिम कार्ड खेलने की ज़रूरत लग लग रहा है कि कुछ हो रहा है, जैसे-जैसे वक़्फ़ की तारीख वापस आ रही है। तो लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम कर्नल साहब कि क्या हो रहा है यहाँ पर एंड हाउ डू वी रिज़ॉल्व इट? नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आदि मैं आज जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ, ये दो घटनाओं से ये मुझे एक इम्पीटस मिला आपके समक्ष बैठने का। एक तो जो पाकिस्तान में एक अहमदिया मॉस्क को सियालकोट में पोर्शन ऑफ इट वाज हैज बीन डिमोलिश्ड, और दूसरा जो ये सैफ अली खां की जो घटना हुई है, और एक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उसके लिंक्स एक बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, और दोनों के जो एक तरह से आप कहें कि जो मेन टारगेट होता है वो तो हमेशा हिंदुस्तान होता है, क्योंकि जब भी वहां कोई कोई ऐसी कट्टरपंथी हवा चलती है तो उसका असर हिंदुस्तान पर होता है। ये बात आप मान लें। ना तो यहाँ के मदरसे अलग है, ना कुरान अलग है, ना विचारधारा अलग है। वही देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अलकायदा वाली विचारधारा, ये तीनों कॉमन है इस सब कॉन्टिनेंट में। तो आप इसको कभी भी आइसोलेट करके आप इसको नहीं देख सकते। और जब भी हमने इसको आइसोलेट करके देखा राजनीतिक कारणों से, या जो लिबरलिज्म के तहत, या जो भी वामपंथ का विचारधारा के तहत, हमने बहुत भुगता है, देश ने बहुत भुगता है उसके बारे में। तो आप देखिए कि ये जो अहमदी मॉस्क जिसको कि डिमोलिश किया गया सियालकोट में, वो जफरुल्ला खान की वो पुश्तैनी, मतलब उनके जो पूर्वज थे उनके द्वारा बनाया गया था इन प्री पार्टीशन डेज। और आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जफरुल्ला खान थे कौन। वो पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री थे। और लोग कहते हैं कि अभी इस सब कॉन्टिनेंट में उसके कैलिबर का कोई डिप्लोमेट अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इतना एरोडाइट आदमी था। और जो पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी उसमें उनका बहुत अहम रोल था। और दुर्भाग्यवश आप देखें तो पाकिस्तान मूवमेंट में मोहम्मद अली जिन्ना कुछ शिया था, जफरुल्ला खान जैसे लोग, ये अहमदिया थे। लेकिन आज वही लोग पाकिस्तान के विलेन बन गए। खुल के तो उनको बना नहीं सकते हैं, जिन्ना को विलेन बना नहीं सकते हैं, बट अगर आप पूरी जिन्ना को किस तरह से मारा गया, हाउ हिज एम्बुलेंस was left stranded on the road for want of petrol, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी ये ताकतें हैं। और इस घटना से आपको मैं एक बात बता दूं कि साफ जाहिर होता है कि एक तरह का, ये देखिए, यू गेट ए ग्लिम्स या एक ओवरव्यू, जो कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस नैरेटिव है वो क्या है, और पाकिस्तान क्या वाकई में देश है। और अगर देश होता तो इस तरह से आप किसी अहमदी मॉस्क को इस तरह से, या अहमदियों को इस तरह से ट्रीट ना करते, इनके इनके वर्शिप प्लेसेस को आप डिमोलिश नहीं करते। और वो भी पूरी तरह नहीं डिमोलिश किया।
इसके पहले भी उन्होंने मिनरेट्स मिनरेट्स क्या भाई कि ये तो नॉर्मल इस्लाम का मॉस्क दिखता है। अब हम सबको मालूम है कि इस्लाम रेगिस्तान में पैदा हुआ था, तो वहां मिनरेट्स कहाँ से आए थे? ठीक है ना, वो तो सब मामला टेंट से शुरू हुआ। देर इज नथिंग कॉल्ड इस्लामिक आर्किटेक्चर, देर इज नथिंग कॉल्ड इस्लामिक कल्चर। ये जो इस्लामिक सेंटर जो है यहाँ पे, मैं अपने सियासतदानों से पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लामिक कल्चरल सेंटर का मतलब क्या है, या इस इस्लामिक स्टडी सेंटर क्या पढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ पे? सेंट्रल एशिया का इस्लाम, वेस्ट एशिया का इस्लाम, नॉर्थ अफ्रीका का इस्लाम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इस्लाम, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप यहाँ पे कहते हैं कि हमारी भाषा उर्दू है, तो आप क्या यहाँ पढ़ाना चाहते हैं? ये दुकान बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और पता नहीं इतने सारे एकेडमिशियंस हैं और ये लोग हैं, पता नहीं इसकी इस बात का कोई जवाब दे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यू गेट अ ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान, और इनसाइट इज द करेक्ट वर्ड, आप पाकिस्तान का इनसाइट का, कि भाई आप पाकिस्तानी में पैट्रियोटिज्म का मापदंड कंट्रीब्यूशन नहीं। आप देश के लिए क्या कर रहे हैं उससे उनका कोई मतलब नहीं। आपने देश के लिए क्या किया उसका मतलब नहीं है। और देखिए, शिया और अहमदिया ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन फिर जो सुन्नी इस्लाम है इन पर तुरंत हावी हो गया। लियाकत अली खान का इट बिगैन विद असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान। और आपको मैं बता दूं कि पता नहीं, मैंने मेरे मेरे जो अपनी रिसर्च है और मेरी जो ज्ञान है मेरा, वो कहता है कि भाई जब भी किसी ने हमारे सब कॉन्टिनेंट में वो सुन्नी वैरायटी ऑफ इस्लाम से वो अलग हुआ या सुन्नी वैरायटी से अलग है, वो सबसे ज्यादा उन लोगों ने मानवता के लिए या अपने जो रिस्पेक्टिव कंट्री जो है उसके लिए उन्होंने योगदान दिया। और वही केस है आपके, इट होल्ड्स ट्रू फॉर अहमदियाज इन पाकिस्तान ऑल्सो। आपके दर्शकों को बता दूं कि कोई 40 लाख अहमदिया पाकिस्तान में है, और अभी मेरे अनुमान के अनुसार और भी ज्यादा है। इस पर मैं आऊंगा, जो कि पब्लिकली नहीं डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उनका इबादत का जो तरीका है घर के अंदर में, वो अहमदिया वालों का है। तो ये थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बता दें कि अ, ये अहमदिया जो सेक्ट है, ये लेट 19th सेंचुरी में इसका इजाद किया मिर्जा गुलाम अहमद ने। उनका ये कहना था कि जो इस्लाम में कहा गया है कि एक मसीहा आएगा, मेहदी आएंगे, और वो जब दुनिया पर वो कायनात में जब वो डूम्स डे आने वाला होगा तो एक मसीहा पैदा होगा, और वो कहते थे कि मैं ही वो मसीहा हूँ। और वो कहते थे कि भाई कैलिफेट कोई जरूरी नहीं है कि मोहम्मद साहब की फैमिली का हो। कुरान में वो भी बिलीव करते हैं, 5 बार नमाज वो भी पढ़ते हैं। बस इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात के लिए एक इतना वाइब्रेंट कम्युनिटी, उसको इन्होंने बिल्कुल एक कहिए तो एक नॉट इवन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सिटीजन पर बना दिया। आपके दर्शकों को ये भी कह दूं, मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो फौज की जो हेजेमनी है वो कहाँ से स्थापित हुई थी। तो ये 1953 का मामला है, जब लाहौर में राइट्स हुए, और उस राइट्स में बुलाया गया, व्हेन थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, तो आर्मी को बुलाया गया। आर्मी वहां पे आई तो 2-4 महीने रही वहां पे, उनको मैजिस्ट्रियल पावर्स और कई सारे स्वीपिंग पावर्स दिया गया था। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने लाहौर में। तो वहां लोगों को ये लगा कि अरे अगर 2-4 महीने में ये इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो अगर इनको सत्ता दी जाए तो ये तो पूरे देश को ही चमका देंगे।
लेकिन ऐसा होता नहीं, और वही वहां भी साबित हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, अ, कुछ जो प्रोमिनेंट फिगर्स जो अहमदिया के हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जफरुल्लाह खान का मैंने आपको जिक्र किया। नोबेल प्राइज विनर अबू सलाम, ही वाज एन अहमदिया। आपको मालूम है कि नोबेल प्राइज मिलने के बाद उनको पाकिस्तान नहीं आने की इजाजत थी, और जब इंडिया ने उनको इनविटेशन भेजा, तब जाके वो बड़े रिलक्टेंटली उनको बुलाया यहाँ पे। तो ये हकीकत है वहां की। दूसरा, अब शायद कोई एक फिजिक्स का एक डिपार्टमेंट उन्होंने एक अटैच किया अबू सलाम के नाम से, वेरी लेट इन द डे। और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक, अहमदिया। ही वाज द वन हु हैड प्लान्ड ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ठीक है। देन यू हैव दिस, the only general who has, the Pakistani general who has died in Indo-Pak war, Major General Iftikhar Khan Janjua. He was an Ahmadiyya. Major General Abdullah Saeed, Commandant Pakistan Military Academy. He was also the Chief Martial Law Administrator of Balochistan. So there are many such, Ahmadiyya success stories, and many very, very well-known figures जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए। लेकिन वही है कि आप पेट्रियट आप तभी कहलाएंगे जब आप सुन्नी मुसलमान होंगे। तो अब जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो कहते हैं कि हम तुमसे भी बड़े सुन्नी हैं, तो फिर पाकिस्तान को रोना तो नहीं रोना चाहिए ना। हाय हाय हाय, हमारे बच्चों को मार दिया, ये कौन से है, ये तो मतलब तुम तय करोगे कि तुमने पहले इनको बोला कि तुम भैया ग्लोबल इस्लाम के हिस्से हो, कैलिफेट बनाना है, इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म है, ये कह के तुमने इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के में सोवियत यूनियन के खिलाफ। और उसके बाद तुमने कहा कि मतलब अब वो सब भूल जाओ, अब तुम हमारे एलाई बन जाओ, या तुम एक शानदार पाकिस्तानी शानदार और जिम्मेदार पाकिस्तानी नागरिक बन जाओ। ये तो होने वाला नहीं, क्योंकि आपने अपने कौम को इसी तरह से ट्रीट किया है। तो ये देखिए, ये पहली बार नहीं है। 2024 में 22 अहमदी मॉस्क have been demolished in पंजाब, 22। ठीक है। उसके बाद आपको नवंबर 2024 में सियालकोट, फैसलाबाद और लाहौर, यहाँ पे उनके मिनरेट्स को डिमोलिश किया गया। तो ये हर दिन की कहानी है, और इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव है ये प्रोसिक्यूशन ऑफ अहमदिया से, वो है सर तहरीके लबैक। तहरीके लबैक विच इज अ बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और बड़े लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मज़ारों पर ये बिलीव करते हैं, और ये है, ये सॉफ्ट ब्रांड है। 60% ऑफ द 60% ऑफ पाकिस्तान इज बरेलवी। ये सब नॉनसेंस। दे आर एज रेडिकलाइज्ड या एज कट्टर, एज इंटॉलरेंट, एज बिगोटेड एज द देवबंदी और एनी अदर सेक्ट। जो ये ब्लास्फेमी केसेस आप देखते हैं पाकिस्तान में हर रोज जो होते हैं, किसी के यहाँ क्या भाई इसने गाली दे दी, इस टीचर ने कुछ मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ शान के खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ भी आप किसी पर ये थोप के, और उससे दोबारा पूछा भी नहीं जाता है। गर्ल स्टूडेंट्स इन पेशावर स्टैब्ड देयर ओन स्कूल टीचर।
ये सब जो है ये दिस इज इंस्पायर्ड बाय सो कॉल्ड ब्लास्फेमी। तो ये ब्लास्फेमी के ऊपर में कोई अगर मुल्क कितना दिन चल सकता है आप बताइए। मुल्क छोड़िए, कोई मजहब कितना दिन चल सकता है। जिस मजहब में मोहब्बत ना हो, टॉलरेंस ना हो, वो मजहब कितना दिन चलेगा। ये तो एक आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है। और भाई वो चाहे वो अहमदिया का मॉस्क हो चाहे शिया का मॉस्क हो, है तो वो इबादत खाना। वो भी जाता है भाई, वहां भी जो नमाज पढ़ने जाता है वो अल्लाह के शान में नमाज पढ़ता है, अल्लाह से दुआ मांगता है। तो इतना ये इस तरह का इस्लाम आप बताइए ये कितना दिन ये चलेगा। और मैंने जो आपको बात कही कि पाकिस्तान में मैंने कहा 40 लाख की संख्या आपको मैंने दी। मेरे हिसाब से वहां कहीं ज्यादा लोग हैं अहमदिया, क्योंकि अभी कुछ साल पहले मुझे याद है वहां कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स बन रहे थे। तो कम से कम 10,000 ऑफिशियल्स ने, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, जिन्होंने जॉब लेने के लिए अपने को सुन्नी डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है, उन्होंने बाद में जब वो अपना डाटा रिकॉर्ड करवा रहे थे कंप्यूटराइज आइडेंटिटी कार्ड्स के लिए, तो उन्होंने अपने को अहमदी डिक्लेयर किया। तो अगर 10,000 गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप समझ जाओ कि पॉपुलेशन में कितने लोग होंगे। तो जब आप तो प्रोग्राम करते रहते हैं और कई लोग आपके यहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, कुछ लोग कहते हैं कि कोलैप्स कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं इट इज जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, और कुछ लोगों का मानना है कि इट हैज कोलैप्स्ड। मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानता हूं कि इट हैज कोलैप्स्ड। जिस देश में इतनी एकता भी ना हो, आप समझ सकते हैं वो क्या। ये तो सीआईए पहले ब्रिटिश प्रोजेक्ट था, अब सीआईए प्रोजेक्ट बन गया है। दैट इज व्हाट इज पाकिस्तान। तो अब इन पर सोचिए कि अहमदिया पे मतलब ये मुस्लिम भी अपने को कहने पर पाबंदी है इन पर, कुरान भी पढ़ने पर इन पर पाबंदी। और मैं आपको एक बात मैं बता दूं, आपको तो मालूम है मेरा इंटेलिजेंस बैकग्राउंड रहा है, कुछ हद तक मैंने किताब भी लिखी है पाकिस्तान पे। और जब मैं पाकिस्तान पे किताब लिख रहा था, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, आई मेट मोर देन 100 पीपल। कहाँ मिला, कैसे मिला, मैं उसमें जाने की जरूरत नहीं है जो है। और मेरे अपने एक्सपीरियंस में कि इतने डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद जो सबसे अभी भी जो सबसे पैट्रियोटिक पाकिस्तानीज हैं वो अहमदिया है। ठीक है। तो अहमदिया और भी कई देशों में है, घाना में है, सियरा लोन में है, छोटे छोटे बांग्लादेश में है। और आज भी मुझे आदि याद है कि जो अहमदिया के हेड है वो एक बार बांग्लादेश गए, वहां पर एनुअल कन्वेंशन हो रहा था अहमदिया का। So he started his speech in उर्दू, सो कॉल्ड उर्दू, ठीक है ना। तो लोगों ने वहां पे कुछ देर के बाद, जो वहां पर जो अहमदिया की ऑडियंस थी, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि आप बांग्ला में बोलिए।
ठीक है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो उर्दू टीचर सबको पैसा देती है, अपॉइंट करती है। नाउ सी द डिफरेंस। ठीक है, तो ये अहमदिया का मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र किया कि पाकिस्तान के हालात क्या है और किस तरह का ये और ये किसने किया है, नवाज शरीफ की बेटी के नीचे ये डिमोलिशन हुआ है। ठीक है, तो सर ये देखिए ये क्या है कि अ, मैं ये क्यों मैं आप सोच रहे हैं मैंने ये टॉपिक चुना है। मैं इसलिए चुना क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा एक वो क्या बोले नैरेटिव चल रहा है, इस्लामोफोबिया। तो ये क्या है, मैं इसलिए ये सवाल उठाया हूं कि इस्लामोफोबिया मैं ये दिखाना चाहता था आपके दर्शकों को, आपके सुनने वालों को, कि भाई देखिए इस्लामोफोबिया कहाँ है। इस्लामिक कंट्रीज में ज्यादा है। ये तो इस्लामिक कंट्रीज में है, ये मैं दिखाना चाहता था। और ये इस्लामोफोबिया मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जब ये क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में एक लोन जो टेररिस्ट था, जब उसने लोगों को भूंज डाला मॉस्क के अंदर में 2019 में, तो वहां से ये शुरू हुआ ये इस्लामोफोबिया का नैरेटिव। फिर एक ओआईसी ने ओआईसी के द्वारा एक मांग की गई कि भाई एक यूएन कन्वेंशन बुलाया जाए इस्लामोफोबिया पे। एंड डू यू नो हु वाज द स्पॉन्सर ऑफ दैट रेजोल्यूशन? वो उसका ये आपका नाम था मुनीर अकरम। मुनीर अकरम जो उनका एम्बेसडर था, उसने कहा भाई कि उसने स्पॉन्सर किया और उसका कहना था कि ये जो 9/11 जो है, ये 9/11 के बाद से पूरे दुनिया में लोग मुस्लिम्स पे बड़े सस्पिशन से देखने लगे हैं। और इस मतलब इसलिए एक दिन यहाँ पे तय होना चाहिए यूएन के द्वारा, जिसको इस्लामिक मतलब डे अगेंस्ट इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ये था सर। और उसके बाद से ये जस्ट इमेजिन, आप लोग एफएटीएफ और इसकी बात करते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री है, स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, वो स्पॉन्सर कर रहा है यूएन रेजोल्यूशन ऑफ ऑन इस्लामोफोबिया। तो आप सोच सकते हो कि ये ऑब्वियसली इट कुड नॉट हैव बीन विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो आपके ब्रिटेन में जो है। तो अभी क्या आप जो ब्रिटेन में आप देख रहे हैं ये सब क्या है सर, कि दे डोंट वांट टू लूज ऑन इस्लाम एज अ वेपन। मान लीजिए अगर आप जिहादी जिहादी बोलते रहेंगे तो जो इनके इनके खिलाफ एक मुहिम जो चल रही है और जो और बढ़ चढ़ के चलनी चाहिए, वो मुहिम के आगे कहीं इस्लाम ध्वस्त न हो जाए, इसलिए ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। और आपने इसका एक एग्जाम्पल मार्क्सेबर्ग में देखा, जब क्रिसमस मार्केट में जब वो मर्सिडीज लेके वो लोगों को रौंद दिया, जिसमें 5 लोग मारे गए थे मार्क्सेबर्ग में। पहले क्या आपको नैरेटिव दिया गया कि नहीं नहीं ये तो इस्लामिक हेटर था। एंड ये पहले भी मैं प्रोग्राम में बोला है, और इसने इसलिए माउ डाउन कर दिया लोगों को क्योंकि ही वाज इस्लामोफोबिक। तो आप कोई भी, अब क्या होगा इस नैरेटिव से कि कोई भी टेरर अटैक होगा तो आपको बोला जाएगा कि भाई ऐसा है कि ये तो इसको आप इसको रिलीजियस कलर मत दीजिए, इसको जिहादी कलर मत दीजिए, उसको ये नहीं दीजिए, आप इस्लामोफोबिक हैं। और हिंदुस्तान ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया था। हिंदुस्तान का कंटेंशन था कि भाई इसको रिलीजियस फोबिया बोलिए। और आप लोगों को मुस्लिम कंट्रीज ओआईसी को तो मिलके ये तय करना चाहिए कि कैसे हम डी रेडिकलाइज करें हम सोसाइटी को।
तो ये एक बहुत बड़ा पश्चिमी देशों का ये एक, जो अमेरिका में भी अभी अटैक हुआ ये आपके न्यू ईयर पे समय में, उसको भी ये कुछ ऐसे ऐसा ही रंग देना चाहते थे। तो मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो दोनों तरफ, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान करके, आप देखिए वो कितने इस्लामोफोबिक है। कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कोई भी हजारा शिया जो देख सकता है और सुन सकता है और अपने पैर पे चल सकता है, वो हजारा शिया पाकिस्तान में नहीं है, वो छोड़ के चला गया है। तो हु इज इस्लामोफोबिक? और वही हाल हमारे यहाँ भी इंडिया के अंदर में भी, वो तो कहिए कि एक अभी तक ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो वो एक ओवर आर्चिंग एक स्ट्रक्चर है जिसके कारण ये एडजस्ट कर रहे हैं। वरना अगर ये जो हिंदू का जो लिड जो है ना, अगर आप निकाल लेंगे तो यहाँ भी वही होगा, रोज मारकाट होगी। वरना मैं टेलीविजन चैनल्स पे जाता हूँ तो मैं कई जो ये अपने आते हैं मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, जो इस्लाम को मतलब जो कि जो अपने मौलवी हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, और जो लीडर्स हैं, कि क्या आप अहमदिया को मुस्लिम मानते हैं? वो चुप, वो चुप हो जाते हैं। क्या आप कहेंगे कि अलीदा पहला नंबर? वो चुप हो जाते हैं। तो इनको तय करना चाहिए कि इस्लामोफोबिया है, कौन ज्यादा सफर कर रहा है। पूरा आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान, ठीक है ना, सीरिया वर्सेस सीरिया वर्सेस सऊदी अरेबिया, ये सब क्या है सर? तो ये देखिए, मैं अब आता हूं ये जो सैफ अली खान पर जो जानलेवा हमला, पता नहीं ये जानलेवा था, कितना जानलेवा था मैं नहीं जानता हूं, बट इट वाज डेफिनेटली अ कैलिब्रेटेड अटैक। और कौन है भाई? मोहम्मद शफीरुल इस्लाम है, इसने नाम कोई दास पहले बताया जा रहा था। अब ये दास और शफीरुल इस्लाम, पहले क्या नैरेटिव चलाया था सर मीडिया में? कुछ सोशल मीडिया में चल रहा था कि एक हमारे यहाँ कवि हैं, उन्होंने कुछ एक तैमूर नाम को लेके कुछ एक टिप्पणी की थी, करनी भी चाहिए, सबको हक है नाम रखने का, दुनिया में जो आता है उसका नाम होता है, लेकिन हम ऐसा नाम कभी न चुने जिससे कि 10 में से 9 लोग आहत हो जाए, ठीक है? तो इसमें इसको फिर इस्लामोफोबिया का रंग देने का कोशिश किया गया। फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने लगा कि क्योंकि वो हिंदू है इसलिए उसने ये किया है। दिस इज हाउ द नैरेटिव, ये नैरेटिव है, इसको चलाया गया। अब है क्या कि इन सब के बीच में हम एक चीज भूल गए कि ये बांग्लादेशी था। ये जस्ट कम अ फ्यू मंथ्स बैक। इमेजिन कि बांग्लादेश से, आप तो कहते हैं कि यहाँ लोग रोजगार की खोज में आ रहे हैं, गरीबी इतनी है इसलिए आ रहे हैं, लेकिन आपने सोचा कि वो 2-3 महीने में पहले आया और वो एंटर्ड द क्राइम वर्ल्ड। और मेरी किताब जो है नो द एंटी नेशनल, उसमें मैंने काफी कुछ इसके बारे में लिखा है कि हाउ जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, पहले वो वेस्ट बंगाल तक सीमित थी,
अभी आप देख लेंगे गूगल करके, आप देख लीजिएगा कि कितने उनके जेएमबी एक्टिविस्ट, जेएमबी का जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बैंगलोर में चोरियां और डकैतियां की। और जब उनका इंटरोगेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि जिहाद के लिए आप माले गनीमत इसी तरह से इकट्ठा करो। उनमें से कुछ को सजा मिल गई। अहमदाबाद में कुछ अभी पकड़े गए थे कुछ महीने पहले, जमायतुल मुजाहिदीन के बांग्लादेश के लोग, जो कि वो आपके अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि हमको बोला गया कि तुम उधर पहुंचो, हम तुमको बताएंगे कोई पॉलिटिकल टारगेट। मुंबई में दे आर वेरी एक्टिव। और जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, आपको मैं बता दूं, ये अल कायदा से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कहना चाहते हैं? सर ये मुंबई में अल कायदा एक, से, हाँ मुंबई में एक और गेम है ना सर, वो जो पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता था एक टाइम पे दाऊद की ऑर्गेनाइजेशंस करेक्ट को और ये वो। करेक्ट करेक्ट। तो सर इसको आप अल कायदा के नेटवर्क से इसको इसको जोड़ के देखिए, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये एक और जो ऑर्गेनाइजेशन है, अंसारुल बांग्ला टीम, एबीटी, ठीक है ना। तो इनके भी दिस इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द आईएसआई, और इनके नेटवर्क्स हैं सारे बॉम्बे में और उसमें, और कुछ नहीं है, इट इज जिहाद। ये मत समझिएगा कि कोई ये चोरी के उससे गया। चोरी करने के लिए व्हाई शुड ही टेक सच अ बिग रिस्क? और इसे सॉफ्ट टारगेट्स है ना सच। ये एक मैसेज था। अगर ये नहीं पकड़ा गया होता तो इसको फिर से वही जो हिंदू टेरर की बात है ना, वो वैसे ही कुछ बनाने की इनकी साजिश थी। वी शुड नॉट स्टॉप थैंकिंग द मुंबई पुलिस कि उन्होंने उसको अनरेवल किया, वरना ये चोरी और इसका मामला नहीं था। ये लार्जर नैरेटिव ऑफ इस्लामोफोबिया के तहत ये किया गया है। और हमको और आपको अब ये चिंता करने की जरूरत है कि और कितने ऐसे सेल्स हैं हिंदुस्तान में, किन किन शहरों में है। मैं आपको बता दूं, ये पूरे हिंदुस्तान में ये फैले हुए हैं। तो अब जो बांग्लादेशी जो आ रहे हैं, वो केवल ये मत समझिए कि वो इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर्स या ये जॉब्स के लिए आ रहे हैं या वो उसके लिए आ रहे हैं। उनके उनका ऑब्जेक्टिव है जो वो पैन इस्लामिक है। और मैं दिल्ली में जानता हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ यहाँ पे, यहाँ भी 2-3 साल पहले एक बार पूरी बांग्लादेशियों ने एक डकैती की थी एक उसमें। नोएडा में आप पता लगा लीजिए, नोएडा में कई ऐसी डकैतीज हुई है वहां पे बाय द बांग्लादेशी। तो ये क्या है कि उनको आप बांग्लादेशी भी क्या बोलेंगे आप? भाई वो वो आपके लिए वो एक अलग देश होगा, उनके लिए भारत एक अलग देश नहीं है, क्योंकि उनके जो उनका मानना है कि उनके जो को मजहबी जो है, ठीक है ना, या को रिलीजियसनेस जो आप कहेंगे, वो यहाँ पे है, वो फैसिलिटेट होता है इनका, वही लोग इनकी मदद करते हैं। वरना आपने देखा ना कि रोहिंग्या जब कश्मीर में गए, तो पहले बात, आज तक किसी ने नहीं पता मतलब किया कि वो उसको फैसिलिटेट कौन किया। और बाद में जो सुजवान मिलिट्री कैंप पे जो अटैक हुआ था, मैं एक अटैक की बात करता हूँ, उसमें रोहिंग्यास का बहुत बड़ा हाथ। तो ये एक थर्ड फ्रंट का प्रॉब्लम है सर। एक तरफ अगर माओइज्म डिक्लाइन पर अगर है, मान लीजिए,
तो ये एक नया थ्रेट उभर के आया और इसीलिए इस थ्रेट को क्रिएट करने के लिए विद इन इंडिया ये इसको वो इस्लामोफोबिया का नैरेटिव चलाया जा रहा है एंड दिस इज टिपिकल टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लेट मी टेल। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टिपिकल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि जब इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, आखिर ये क्या अहमदिया को मार रहे हैं, शियाज को मार रहे हैं, एक दूसरे बरेलवी देवबंदी कर मॉस्क पे कैप्चर कर, क्योंकि आज तक हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये तय ही नहीं ये लोग कर पा रहे हैं कि आखिर में असली मुसलमान कौन है, ये तय ही नहीं कर पा रहे। लेकिन उनमें एक चीज शायद वो तय ना कर पाए, लेकिन उनको एक चीज मालूम है कि उनका एक ही दुश्मन है और वो है हिंदू, जिसके खिलाफ गजवाए हिंद चलाना है। तो मैं ये सोचा कि इस चीज पर मैं आपसे बात करूं, ये दोनों इश्यूज को मैं कॉन्फ्लेट करके एक पर्सपेक्टिव देना चाहता था इस्लामोफोबिया पर। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। एक और छोटी-सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर यहाँ पर, क्योंकि ये वक़्फ़ आ रहा है ना, तो मैं ये देख रहा हूँ और भी ये थोड़ा-सा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, वक़्फ़ के चक्कर के अंदर आपको और चीज़ें दिख रही हैं आगे, दैट एक वो विक्टिम कार्ड खेलने की जो मेंटालिटी है, व्हेन ऑल एल्स फेल प्ले द विक्टिम कार्ड। तो ये भी हाँ, दिखता वो है तो कि है। उसके ऊपर अभी ये बजट सेशन में आएगा, तो उसके ऊपर नैरेटिव बनाना शुरू कर दो। नहीं देखो, ये हिंदू तो ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं, ये वो पूरा एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दो आप, तो वो आपको हेल्प करेगा आगे जाके। एट द एंड ऑफ इट जो इनको क्या चाहिए सर? दुनिया की आँखें इनके ऊपर चाहिए। हिंदुओं पे बांग्लादेश में कचरा हो रहा है, तो वहाँ पर इनकी थोड़ी इज़्ज़त जा रही है। जो सीरिया, गाज़ा इधर पे हो रहा है, उधर पे थोड़ी इज़्ज़त जा रही है, तो यहाँ पर ये अच्छा टारगेट है कि भई यहाँ पर ये हिंदुओं पे टारगेट करो। और वैसे भी आपने देखा वो H1B के चक्कर में कितनी रेसिज़्म हुई, व्हिच इज़ सही बात अगेन है, स्पॉन्सर्ड बाय द सेम सेम पीपल सर। सही बात ये वक़्फ़ का भी है। मेरे को इसके अंदर काफ़ी एंगल दिखता है कि यहाँ पर ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए सर, ये जो इस्लामोफोबिया का जो नैरेटिव चलाया गया ना, ये बाकी इस्लामिक वर्ल्ड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इट वोंट इम्पैक्ट सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, किसी को नहीं, सिर्फ सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ताकि आपको बिल्कुल डिसआर्म कर दिया जाए। हुँ। और ये कई तरह का चर्च भी ऐसे नैरेटिव चला रहा है। आपने देखा होगा, अभी तो कुछ मेजर सक्सेसेस हुए हैं बस्तर रीजन में, ये इनके खिलाफ जो इनका सिटाडेल है माओवादियों का। आपने अभी एक न्यूज पढ़ा होगा कि एक कोई पास्टर, तो वो पास्टर क्या, वो कन्वर्टेड वो था, वो उसकी मृत्यु हो गई। अब गांव वाले जो है वहां पे, वो उसका वो नहीं दे करने दे रहे थे, बरियल नहीं होने दे रहे, कहते कि नहीं, यहाँ पर कोई ईयर मार्क नहीं है क्रिश्चियन का सिमेट्री, तुम जाओ कहीं पे जहाँ पे है वहां पर ये करो। भाई, आप पेस्टर का डालेंगे, फिर वहां पर कुछ और बना, फिर उसके ऊपर एक कुछ और बना दोगे, कोई चर्च बना दोगे, कुछ बना दोगे आप लेके, फिर धीरे धीरे वो इलाके को कब्जा करना शुरू। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अब है क्या, आप इनको देखो, उसका बरियल नहीं किया कई दिनों तक, एंड मतलब एक छोटे से बस्तर के माओइस्ट इफेक्टेड एरिया में ये सब हो रहा है, एंड द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब वो तो मालूम है ना, वो ड्रामा, हम लोग तो बहुत दुखी हैं, वी आर शॉक्ड कि मैन शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट लुक एट द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, एंड मैंने आपके साथ प्रोग्राम में ये शेयर किया है कि हाउ यू नो church has been feeding into Maoism and Maoism has been feeding into the church। बाबा आमटे के बेटे का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो कैसे वैसेक्टॉमी करता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये पूरा जो इस्लामोफोबिया का फ्रेमवर्क जो है ना, दो कारण कि ये जो आ रहे हैं ना सीरिया से, और ये, हाँ, रेप करना है करने दो, वो क्या ग्रूमिंग गैंग कर रहे हैं,
करने दो इनको। ये तो क्राइम है ना। इसको मजहब से क्यों जोड़ रहे हो आप? ठीक है, आप यू आर इस्लामोफोबिक। So what if all the men are Pakistani? You are Islamophobic. There is something wrong with you psychologically, or in your on your thought process. ये नैरेटिव चलाया जाए जस्ट टू डिसआर्म यू, जस्ट टू डिसआर्म यू। ये आप असली मुद्दे पर कभी फोकस ही ना कर सके। ये एक नया वो चलाया जा रहा है। और यहीं पे अभी मैं, आप कहते हैं इस्लामोफोबिक। अरे इंडिया इंडिया में आप देखो, यहाँ पे ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि असली मुसलमान कौन है कौन नहीं है इस सब कॉन्टिनेंट में, एंड इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इस्लामिक वर्ल्ड। और आप देखो, आप इसको कॉन्ट्रास्ट करो कुंभ के साथ। क्या, व्हाट अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको सिविलाइजेशन बोलते हैं सर। ना कोई किसी से, ना कोई जात पूछ रहा है, ना कोई किसी से, ना उसका ये कर रहा है। हमारी महिलाएं वहां पर वो भी घूम रही हैं, नागा साधु भी घूम रहे हैं, सब लोग सब एक साथ स्नान कर रहे हैं। तो हमारे में तो कोई फोबिया नहीं। बात तो सही है सर, क्योंकि ये तो 45 करोड़ लोग तो कम थोड़ी होते हैं। ओ, आप थोड़ा और कहीं एग्जांपल बताना, जाके नाइल रिवर पर नहा के दिखला दो ना मेरे को, या क्या वो लंदन में थेम्स में, मतलब या जो भी है? लंदन में इतने लोग नहीं देखे सर जिंदगी में कभी। नहीं, देखिए क्या है कि यही सिविलाइजेशन है। तुम ये जो फोबिया जो है ना आपको एक दूसरे के खिलाफ, इसलिए क्योंकि आप यहाँ से निकल चुके हो, मुख्य धारा से आप निकलोगे तो आपका यही हाल होगा। फिर लोग हमेशा ये कहते, आइडेंटिटी क्राइस रहेगी कि भैया ये ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है। तो आप तो ट्रिब्यूटरी नहीं, आप तो हमारे ट्रिब्यूटरी भी नहीं बन सके। आप तो यू आर ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ द अरेबियन डेजर्ट। तो कहां से आपको आइडेंटिटी मिलेगा? फिर आप अहमदिया को मारते रहो, तोड़ते रहो, उसका ये करते रहो, सलमान तासिर को मारते रहो, फिर वो मारने वाले के उस पर आप उसको एक पूजा का स्थल बना दो। ठीक है ना? और फिर हमको गाली दो कि हम तो क्या है, हम पगान हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं उसकी बात कह रहा हूँ, मुमताज कादरी की, जिसने वो हाँ। सलमान तासिर, हाँ। तो ये है। आई मीन ये अमेजिंग सर, एब्सोल्युटली अमेजिंग इनकी हिपोक्रेसी। बट इन एनी केस सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और आपके विचारों के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा था जब पहले दिन मैंने सडनली देखा बाहर से भी ये नैरेटिव आना शुरू हो गया। सैफरन स्कार्फ, सैफरन स्कार्फ। यार सैफरन एक बड़ा न्यूट्रल सा कलर है, उसके अंदर क्या ऑरेंज का कलर नहीं है? हमारे फ्लैग में नहीं है क्या वो? नहीं, आई मीन, सबसे बड़ी चीज है कि ये सैफ अली खान वाले पे, मैंने मनी मोटिव था, ऐसे गया घुसा, कैसे घुस गया, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, सब लॉ एंड ऑर्डर के उससे देख रहे थे। अगर इतना इम्पोर्टेंट सोसाइटी में हुआ तो मेरा जो अप्रोच है वो है भैया कि ये दिस इज नथिंग, इट्स अ वॉर अगेंस्ट दिस नेशन, जिसको हम इंटरनल सिक्योरिटी, आप इसको बोल लो, आप कुछ भी कर लो, थर्ड फ्रंट कह लो, बट देयर वाज अ मैसेज इन दैट, नॉट अ मैसेज, देयर वाज एन ऑब्जेक्टिव। Objective was not to loot this man. Objective was to carry out a calibrated attack and then turn the whole, issue into a Islamophobic affair. और सर, मैं कहा ना कि ये पकड़ा भी नहीं जाता। जिस तरह से
the way, matlab, you will have to credit the Mumbai police for its professionalism. बात तो सही है सर। एक और वही है जो अजमल कसाब टाइप इंसिडेंट हो गया, ये बच गए हम लोग फिर से। Yes, yes, On yes, that note, sir, absolutely. Thank you, thank sir. you so Thank much, you, sir. sir. Always a pleasure.